कभी सोचा है कि दुनिया में अमीर और गरीब के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है? आज हम उन्हीं विचारों की दुनिया में चलेंगे जिन्होंने इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की और देखते ही देखते पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए समाजवाद और साम्यवाद की इस दिलचस्प कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति हुई, बड़ी बड़ी मशीनें आईं, कारखाने बने, तरक्की तो हुई, लेकिन इस तरक्की की एक कीमत थी। और वो कीमत थी समाज का दो हिस्सों में बंट जाना। एक तरफ वो जिनके पास सब कुछ था और दूसरी तरफ वो जिनके पास कुछ भी नहीं था। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये बंटवारा हुआ कैसे और इसके नतीजे क्या निकले। तो इस कहानी की शुरुआत होती है औद्योगिक क्रांति के धुएं और मशीनों के शोर के बीच। जैसे जैसे कारखानों की चिमनियां आसमान छूने लगीं, वैसे वैसे समाज के अंदर एक गहरी खाई बनती चली गई। और जानते हैं, इसी खाई से एक नए विचार ने जन्म लिया जिसे हम समाजवाद कहते हैं। तो देखिए, समाज में अब दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ थे पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट्स, जिनके पास फैक्ट्री, मशीन, जमीन सब कुछ था। उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और दूसरी तरफ थे श्रमिक यानी मजदूर, जिनके पास बेचने के लिए सिवाय अपनी मेहनत के और कुछ भी नहीं था। और यहीं से उनके शोषण का वो सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सवाल ये था कि इस शोषण का जवाब क्या हो। यहीं पर एंट्री होती है समाजवाद की। समाजवाद एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि ये जो कारखाने और खेत है ना, इनका मालिक कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरा समाज होना चाहिए, ताकि जो भी मुनाफा हो वो सबकी भलाई में लगे, ना कि कुछ लोगों की तिजोरियों में भर जाए। मतलब एक शोषण मुक्त समाज। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेगा। एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है, समाजवाद की जड़ कहाँ है? तो जवाब एकदम साफ है, कारखानों में दिन रात पिसते मजदूरों की बेहद खराब हालत में। अब मजे की बात यह है कि जो लोग बदलाव लाना चाहते थे, उनके भी रास्ते अलग अलग थे। मतलब समाजवादियों में ही दो ग्रुप बन गए। एक थे यूटोपियन, मतलब वो लोग जो सोचते थे कि दुनिया बातों से और दिल बदलने से बदल जाएगी। और दूसरे थे वैज्ञानिक समाजवादी, जिनका मानना था कि भाई बदलाव के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो रास्ता कौन सा सही था, शांति का या फिर क्रांति का? यूटोपियन समाजवादी जैसे सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन ये मानते थे कि वो मालिकों का दिल जीत लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कार्ल मार्क्स जैसे वैज्ञानिक समाजवादियों का कहना था कि मजदूरों को अपना हक लड़कर छीनना होगा, क्योंकि कोई भी अपनी ताकत इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। और देखिए, जब भी क्रांति और संघर्ष की बात आती है ना, तो एक नाम सबसे पहले आता है, कार्ल मार्क्स। जर्मनी में पैदा हुए इस विचारक ने अपनी दो किताबों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल से पूरी दुनिया में एक वैचारिक भूचाल ला दिया था। और मार्क्स का ये एक वाक्य समझिए उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका कहना था कि मजदूर तो पहले से ही इतने दबे कुचले हैं कि अगर वो क्रांति करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या खोएंगे? अपनी गुलामी की जंजीरें ही ना, लेकिन पाने के लिए उनके सामने पूरी दुनिया पड़ी है। ये एक बहुत ही ताकतवर कॉल था एक्शन के लिए। तो मार्क्स ने आखिर कहा क्या? उन्होंने कुछ बड़े सिद्धांत दिए। पहला, कि इतिहास हमेशा से अमीर और गरीब की लड़ाई ही रहा है। दूसरा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मतलब सोचिए कि एक मजदूर 100 रुपए का सामान बनाता है, लेकिन मालिक उसे मजदूरी देता है सिर्फ 20 रुपए। तो ये जो बाकी के 80 रुपए हैं वो मालिक की जेब में चले जाते हैं। मार्क्स के हिसाब से यही तो शोषण है। और उनका सपना था एक ऐसे समाज का जहां कोई क्लास ना हो, कोई मालिक मजदूर ना हो। मार्क्स के विचारों का असर इतना गहरा था कि उनकी किताब दास कैपिटल को समाजवादियों के लिए एक पवित्र ग्रंथ की तरह माना जाने लगा। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। समाजवादियों की बाइबल किस किताब को कहते हैं? अच्छा, तो अब तक ये सारे विचार, ये सारी बातें सिर्फ किताबों तक ही थीं। लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा था जहां ये विचार कागजों से निकलकर सड़कों पर क्रांति की आग बनकर फैलने वाले थे। और वो देश था रूस। जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जहां का राजा, जिसे जार कहते थे, एक नंबर का तानाशाह हो। किसान भूख से मर रहे हों, मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जा रहा हो, और ऊपर से जापान जैसे एक छोटे से देश से युद्ध में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा हो। उस वक्त का रूस समझिए बारूद का एक ढेर बन चुका था, जिससे बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी मिली खूनी रविवार की घटना से। कहानी की शुरुआत बड़ी शांति से होती है। हजारों की संख्या में निहत्थे मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी मांगें लेकर जार के महल की तरफ एक जुलूस की शक्ल में बढ़ रहे थे।
ये तारीख रूस के इतिहास पर एक काले धब्बे की तरह है। 9 जनवरी 1905 इस दिन को इतिहास में हमेशा ब्लडी संडे या खूनी रविवार के नाम से याद किया गया। वो लोग तो बस रोटी और इंसाफ मांगने गए थे, लेकिन जानते हैं जवाब में क्या मिला? गोलियां। जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उस दिन सेंट पीटर्सबर्ग की बर्फ खून से लाल हो गई थी। इस एक घटना ने लोगों का जार पर से भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। एग्जाम में अगर सवाल आए कि 1905 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण मतलब इमीडिएट कॉज क्या था, तो जवाब सीधा है खूनी रविवार का नरसंहार। 1905 की क्रांति को तो जार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने क्रांति की चिंगारी को बुझाया नहीं, बल्कि उसे और भड़का दिया। और अब इस सुलगती हुई आग को हवा देने के लिए स्टेज पर एंट्री होती है एक नए जबरदस्त नेता की, व्लादिमीर लेनिन। साल 1917 क्या तूफानी साल था रूस के लिए। मार्च में लोगों के गुस्से का सैलाब ऐसा आया कि जार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अप्रैल में सालों बाद लेनिन की रूस में धमाकेदार वापसी हुई। और फिर आया नवंबर, जब लेनिन की पार्टी बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और इतिहास की धारा ही मोड़ दी। लेनिन बहुत चतुर नेता थे। वो जनता की नब्ज पहचानते थे। उन्हें पता था कि लोग क्या चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 3 बहुत सीधे और सरल वादे किए। युद्ध से थके हुए सैनिकों को शांति, भूखे लोगों को रोटी और गरीब किसानों को जमीन। ये नारा नहीं था, ये लोगों की सबसे बड़ी जरूरतें थीं और इसने जादू की तरह काम किया। देखिए, क्रांति करना एक बात है और एक बिल्कुल नए तरह का देश चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात। सत्ता में आने के बाद लेनिन के सामने असली चुनौती खड़ी थी। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस बिखरे हुए टूटे हुए देश को कैसे जोड़ा और एक नए राज्य की नींव रखी। लेनिन ये बात समझ गए थे कि रूस अभी पूरी तरह से कम्युनिज्म के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए 1921 में वो एक बहुत ही स्मार्ट प्लान लेकर आए, जिसे नई आर्थिक नीति या एनईपी कहते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया? साम्यवाद के साथ थोड़ा सा पूंजीवाद मिला दिया। किसानों को अपनी फसल बाजार में बेचने की इजाजत दी। ये एक कदम पीछे हटने जैसा था, ताकि भविष्य में 2 कदम आगे बढ़ा जा सके। और इन्हीं सब बदलावों के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए और बेहद ताकतवर देश का जन्म हुआ, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। ये इतिहास का पहला देश था जिसने ऑफिशियली कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट विचारों को अपनी सरकारी विचारधारा बनाया। कम्युनिज्म का ये बड़ा प्रयोग लगभग 70 सालों तक चला, लेकिन आखिरकार 1991 में सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और इसी के साथ दुनिया की 2 सुपर पावर्स के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो भी खत्म हो गया। तो ये थी समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति की कहानी। पर यह सिर्फ इतिहास की किताब का कोई चैप्टर नहीं है। ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है कि जब भी किसी समाज में असमानता और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो बदलाव की एक जोरदार आवाज उठती है, जो कभी-कभी क्रांति का रूप ले लेती है। सवाल ये है कि क्या हम सब ने इतिहास के इस सबक को सीखा है? इस पर सोचिए।